बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, 17,573 अरब का बजट और 6,501 अरब खसारा, और इसके साथ आज पोस्ट बजट तकरीर भी हो गई। वज़ीर ख़जाना वहाँ पे मौजूद थे, चेयरमैन FBR भी मौजूद थे, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन हुई। वो आए और सहाफ़ी उठ के चले गए कि हमें टेक्निकलिटीज़ के मुतल्लिक नहीं बताया गया। फिर वज़ीर इत्तलात आए, फिर मामलात सुलझाए गए, फिर उसके बाद तकरीर हुई और तकरीर में ये कहा गया कि जितना हम रिलीफ दे सकते थे हमने दिया है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म साहब भी कल कहते हुए नज़र आए, आज फिर उन्होंने इसी बात को दोहराया कि जनाब आम आदमी ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है और ये बजट जो है आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा जो है समरात लेकर आएगा। आज के प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे कि कितने समरात लेकर आएगा, और पोस्ट बजट के बाद जो बातें हुई वो सारी की सारी बातें उसके हवाले से करेंगे, क्योंकि किसान तंजीमें भी एहतजाज कर रही हैं। और उसके साथ साथ सनती हल्के भी कहते हैं कि हमें वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं प्रोवाइड नहीं की जा रही जो हम समझ रहे थे कि इस बजट में हमें नज़र आएंगी, और वो सारी जो खसूसियात हमें बताई जा रही थी। जैसे कल के प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि वज़ीर इत्तलात साहब तो ये कहते हुए नज़र आए कि सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी होगी, लेकिन वो 6 से 10 का यू टर्न तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि 6 से 10 पे चले गए। और इसके साथ साथ वज़ीर ख़जाना ने आज एक और बात की। उन्होंने कहा कि हर चीज़ कर्ज लेकर कर रहे हैं और माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते थे, तो यानी इसका मतलब यह है कि हर चीज़ कर्ज पे चल रही है। और एक दिन 2 दिन पहले उन्होंने ये बात भी कही कि अब जब हम कर्ज लेंगे तो अपनी शराइत पे लेंगे। ये भी सवाल मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के सामने रखूँगा जो माहिर माशियात हैं, वो भी मुझे ज़रा ये फ़लसफ़ा समझाएँ और आवाम को भी समझाएँ। और इसके साथ साथ बिजली के बिलों पर 10% सरचार्ज लगाने की भी बात की गई है। नॉन फाइलर के खिलाफ नॉन फाइलर एंड फाइलर की जो बहस चल निकली, फिर इसके बाद नॉन फाइलर के लिए जो बजट में ऐलानात किए गए हैं वो कितनी मौसर होंगी, और भी जितने भी ऐलानात इसमें किए गए हैं वो सारे के सारे उस हवाले से प्रोग्राम पे बात करने की कोशिश करेंगे। और साथ ऑनलाइन कारोबार के हवाले से टैक्स लगाना, सोलर पैनल महंगा कर देना, ज़रूरी शोबे के हवाले से ये है कि हमने कोई टैक्स नया नहीं लगाया, जबकि ज़रूरी शोबा हमेशा कहा जाता है कि हम इसको टैक्स नेट में लाएंगे, लेकिन उस पर भी किसान तंजीमें सरापे एहतजाज हैं। और उसके साथ साथ हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसके हवाले से कोई कैसे इकदाम उठाए गए हैं, इनके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म हाउस के जो अखराजात हैं वो पिछले बरस के मुकाबले में इस बरस बढ़ा दिए गए हैं। और तालीम और सेहत का जो बजट है हमने पहले भी जिक्र किया, आज फिर हम जिक्र करने की कोशिश करेंगे, वो पहले से कम हो चुका है। तो इन्हीं मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाने के लिए जो शख्सियात हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूँ। तो जनाब सजाद तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। जनाब डॉक्टर तौसीफ ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशी अमूर हैं। और जनाब मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर मुआशी अमूर हैं। तीनों शख्सियात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बात का आगाज़ करेंगे जनाब सजाद तरीन साहब से। सजाद तरीन साहब, अवामी पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए बताइएगा कि कितना फ्रेंडली बजट है ये। देखिए, इस बजट को अवाम दोस्त बजट कभी नहीं कहा जा सकता। इसमें जो वारदातें हुई हैं मैं आपको वो वारदात बताता हूँ। गरीब आदमी की जो 35,000 रुपये 40,000 रुपये या ग्रेड 1 का मुलाजम जो तनख्वाह ले रहा था उसकी तनख्वाह में शर्मनाक इजाफा हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 2.5 लाख से 21 लाख रुपए कर दी गई है। 21 लाख रुपए, ठीक है जी, बजट से पहले ही कर दी गई थी। ये अशराफिया को मरहत दी जा रही है। फिर इस बजट में 6,000 अरब रुपए की टैक्सों की छूट दी गई है। सर उन्होंने कहा 2016 में बढ़ी थी, अब क्या इतना टाइम गैप आ चुका। सर ये तो गरीबों की तनख्वाह का हिसाब लगा लें और महंगाई का हिसाब लगा लें, शरह देख लें कि महंगाई की शरह कहाँ है, उधर भी को करें ना। इसलिए कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक तबकाती मुल्क है, एक अशराफिया है। अशराफिया अपनी मर्जी से, इस बजट में एक और वारदात हुई है। आप ये देखें कि 6,000 अरब के टैक्स की छूट दी गई है। किन लोगों को दी गई है? वजीर खजाना, उनका तो नाम बताएं इस कौम को, वो कौन है? आम आदमी की आपने चमड़ी उधेड़ के रख दी है इस बजट में। और ये जो 6,000 की बजट की दी गई है, 6,000 अरब रुपए की बजट की टैक्स की छूट दी गई है, कौन लोग हैं उनका नाम तो कौम को बताएं। 2.5 लाख से आपने तनख्वाह 21 लाख रुपए कर दी गई है, क्योंकि उनकी नहीं बढ़ी। और जिनकी बढ़ी है उनकी कौन सी इतनी बढ़ी है? आप देखें ग्रेड 1 से लेके और ग्रेड 17 तक जो लोग हैं उनकी, आप यकीन माने, मैं आपको एक बात बताऊं, 2 रोज पहले मैं एक जगह पे बैठा हुआ था तो 4-5 लोग ऐसे जो पाकिस्तान में ग्रेड 18, 19 और 20 के लोग हैं, वो ये कह रहे थे कि हमारी इस तनख्वाह में गुजारा नहीं और हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ बच्चे हमने शिफ्ट कर दिए बाहर।
और हम भी यहाँ से चले जाएं। आप मुझे ये बताएं, तो जो छोटे लोग हैं, जो छोटे मुलाजमीन हैं, उनका क्या कसूर अच्छा है? ठीक है, छोटे मुलाजमीन का कसूर, इस पे मजीद बात भी करते हैं। मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेता हूँ। जनाब तौसीफ साहब, डॉक्टर साहब फरमाइएगा, ये जो सजाद तरीन साहब ने वारदातों का जिक्र किया है, आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि इसमें वारदातें की गई हैं? क्योंकि हर दफ़ा बजट आता है और ये कहा जाता है कि बजट अवाम दोस्त है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि बजट से अवाम की दोस्ती हुई और अवाम की बजट से दोस्ती हुई हो। बहुत शुक्रिया जी। गुजारिश ऐसी सी है कि जो हमारे फंडामेंटल्स हैं हम उन पे बात करते हैं। ये हमारा 25वां IMF का प्रोग्राम है। जब IMF के पास हम जाते हैं तो वो ऐसा ही है कि आप वेंटिलेटर पे जा रहे हैं। हम लोग एक लॉयल कस्टमर हैं IMF के। अच्छा, जो तनख्वाहदार तबका जिसे आप सरकारी मुलाजमीन कहते हैं, वो एक पूरे बजट में एक बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट है। तो उसका वो सिंबॉलिक तो हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। हमने देखना ये है कि जब हमारा मेजर एक्सपेंस किस चीज़ पे आ रहा है, पहले हमारा एक्सपेंस आ रहा है डेट सर्विसिंग, डिफेंस एक्सपेंडिचर, उसके बाद हमने कहा $1 ट्रिलियन हम खर्चेंगे डेवलपमेंट पे। अच्छा, और बाकी जो है वो मिसलिनियस हमारे एक्सपेंसेस हैं जो कि हम कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में हमने देखा कि उम्मीद की जो एक किरण पैदा हुई, वो पैदा हुई कि जब इस दौरे हुकूमत में लोगों ने बाहर जाने का रुझान जो है वो तक़वियत ज़ोर पकड़ा और यहाँ से लोग बाहर गए। जब बाहर गए तो हमने देखा होते होते इस माह कोई $10 अरब पाकिस्तानियों ने बाहर से भेज दिए। अब ये वाला जो इम्पैक्ट है ये काबिल गौर है। हमने देखना ये है कि या तो हम वो टैक्सेशन फाइलर नॉन फाइलर उस बहस में पड़े रहें, किसको क्या मिला क्या नहीं मिला, या इस बहस को हम कंटिन्यू रखें ड्राइंग रूम्स के लिए और जहाँ से इम्पैक्ट आता है उन चीज़ों पे गौर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, इम्पैक्ट की बात भी करता हूँ, और ये नॉन फाइलर एंड फाइलर की जो बात आपने की है, इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ क्योंकि मुझे ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन मैं बोस्तान साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। बोस्तान साहब, आप फरमाइएगा कि आवाम की ज़िंदगियों पर कितने मुस्बत असरात पड़ने वाले हैं इस बजट से, क्योंकि जिस पहले भी कहा हमारे साथ सजाद तरीन साहब ने कहा वारदातें हो गई और डॉक्टर साहब भी फरमा रहे हैं, लेकिन आप फरमाइएगा कि आवाम की ज़िंदगी पर कोई मुस्बत असरात देखते हैं? देखो, अवाम दोस्त बजट तो नहीं है, या शफिया दोस्त बजट कह सकते हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाहें 1 से 1000% बढ़ा दी गई। जैसे 2.5 लाख से 21 लाख का कोई तुक नहीं बनता। आपने 10% उनकी बढ़ानी थी ना, बाकियों की फिर इतनी बढ़ानी थी तो सबकी बढ़ानी थी। उसके अलावा जो मैं समझता हूँ जो खर्चात हैं ना हुकूमत के, वो तो कम होने का नाम नहीं ले रहे, शैतान की आंत की तरह बढ़ते जा रहे हैं। इमरात भी इनको बढ़ती जा रही है। पिछले साल आप देखो ना 39 खरब थी इमरात तबकी की, अब हो गया 58 खरब। 58 खरब का मतलब है $17 अरब से $21 अरब तो हमको फ्री में दे रहे हैं। भाई इनकी मराद कम करें, खर्चे तभी कम होंगे ना। देखो ना, आपने इस वक्त जो मैं समझता हूँ सब्सिडी दी है लोगों को, थोड़ा बहुत दी है, तो किससे दी आपको पता है? पिछले साल आपको सूद के 9,700 अरब रखे गए थे और इस साल रखे गए 8,200 अरब। तो 1,500 अरब जो आपने बचाया वही आपने बांटा है। तो इस तरह आप अगर अपने खर्चा से बचा लेते, मराज से बचा लेते, तो आज 3,000 अरब आपके पास बचा हुआ होता, तो आप बड़े अच्छी तरीके से हर आदमी को बांट सकते थे। आपने चंद को नवाजने के बजाय सबको नवाजते तो एक लोग खुश होते। अच्छा बोस्तान साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आप ही से गुफ्तगू का सिलसिला मैं जारी करूंगा और इसी मराद के पॉइंट ऑफ व्यू आपका लूंगा, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि हमने इसे कम करना है लेकिन कम नहीं होती। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, पोस्ट बजट के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी उसारी है और मलिक बोस्तान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला, हम ब्रेक पर गए तो वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हुकूमती जिम्मेदारी है कि वो हुकूमती अखराजात को कम करे, लेकिन हमने कभी भी नहीं देखा। मलिक बोस्तान साहब, उसी बात को कंटिन्यू कीजिएगा और उसमें मैं ऐड ऑन ये करना चाहता हूं कि पोस्ट बजट में जब वजीर खजाना के सामने बहुत सारे सवालात रखे गए तो उन सारे सवालात में उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि विफाकी अखराजात को हम कम करें, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो हम बाकी अखराजात को तो एक तरफ रखें, वजीर आजम हाउस के अखराजात जो हैं पिछले बरस के मुकाबले में अब काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। उनके कहते हैं ना, दम होना चाहिए बात को, वजन तब भी आता है कि जब आप में दम खाम हो। दम खाम तो बेचारा में है नहीं, जहर है। इन्होंने सबको राजी करना है, इनकी अपनी हुकूमत है, नहीं मिली जुली हुकूमत है।
तो अब सबसे पहले तो मराद याफ्ता जो तबका है उसको नवाजा जा रहा है, उसकी नवाजी खत्म करेंगे तो कुछ बचेगा ना। जैसे मैंने कहा, आपने अगर 1500 अरब बचाया है तो आप 1500 अरब से बचाते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, आपको इतने ताने नहीं सुनने पड़ते, न तंज का सामना न करना पड़ता। तो हुकूमत को मैं समझता हूँ इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद कोई 25 से 30 वजारतें हैं जो फालतू हैं, जिनको कोई मकसद ही नहीं है, वो अभी तक खत्म नहीं की गई। हजारों महकमे ऐसे हैं जिसमें 20 लाख एम्प्लॉय ऐसे बैठा हुआ है जिनका कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो वजारत वो मतलब सूबों के अंडर है और ऊपर वफाक पे उनको भी रखा हुआ है। तो उनको भी हुकूमत में दम होगा तो उनको ख़त्म करेंगे ना। वो अब सियासी भर्ती हैं, सियासी अदारे हैं, सियासी वजारतें हैं, तो उनको रखने के लिए, सिर्फ नवाजने के लिए रखा गया। तो जब तक आप अखराजात मराद कम नहीं करेंगे तो वो तो शैतान की आंख की तरह बढ़ते जा रहे हैं आपके। खत्म होते आप प्राइम मिनिस्टर हो खुद अपने से बिस्मिल्लाह शुरू करते था, अवाम भी कहती देखो जी पीएम साहब ने अपना पेट काटा है, जैसे उन्होंने कहा जी मैं कपड़े भी बेच दूंगा, कपड़े बेचने की जरूरत नहीं है, पेट अपना कम कर लो। और उसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपने घर से कुर्बानी शुरू करें। ईद की कुर्बानी थी, आवाम की कुर्बानी तो हो गई है, आप भी तो कुर्बानी दें ना। आप जो लोग इतने बड़े एलीट क्लास है उसको तो हमेशा नवाजे ही जा रहे हैं, गरीब क्लास तो ऐसे बस वो तो एक भिखारी बन के रह गए हैं। आपको इनको जब तक आप आमदनी नहीं बढ़ाएंगे तो किस तरह लोग टैक्स देंगे। अब ये देखो ना, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपके सामने है। उन्होंने कहा जी जो लोग $3 कमाते थे वो 4% से 16% तक बढ़ गई है गुर्बत, यानी कि एक वक्त की जो रोटी के मोहताज है। और जो लोग $4 से $5 कमाते थे वो 38 से 45% हो गई। आज की आबादी तो आपको रोटी के लाले पड़े हुए हैं, तो वो उन्होंने क्या बेचारों ने टैक्स देना है। टैक्स तो वो हर आदमी दे रहा है। देखो ना, ये कहाँ की इंसाफी है। आपका जो सेल टैक्स है वो $3 वाले से भी आप ले रहे हैं और 1 करोड़ वाले से भी ले रहे हैं। इस नाइंसाफी को आपने और खत्म बुस्तान साहब ये तो अभी का है, इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक बहुत दफा कह चुका है कि पाकिस्तान में जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो इंतहाई बोसीदा और इंतहाई बेहुदा है। बिल्कुल है, मैं इससे आपको इत्तेफाक करता हूँ। और इसमें जो देखो ना, ये तो गुंडा टैक्स लगाते हैं, टैक्स थोड़ी लगाते हैं। टैक्स लगाएं तो लोग दें भी। इनडायरेक्ट टैक्स आप देखो ना, हराम हलाल की तमीज जब तक खत्म नहीं करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट की। एक तरफ फाइलर को आप कहते हैं जी ये सारे जो ब्लैक मनी है, अनडॉक्यूमेंट मनी है, और ये जो है इन पे हम जुर्माने करेंगे, इन पे डबल टैक्स लगाएंगे। तो हराम को आप तस्लीम क्यों करते हैं? जब हराम को अलग नहीं करेंगे हलाल से तो बरकत कहाँ से आएगी? इस्लाम तो इसको सख्ती से रुकूंगा नापाक होता है, तो उस वक्त तक वो पानी हलाल नहीं होता, पाक नहीं होता जब तक वो पूरा जो चीज़ गिरी है उसको पाक ना कर दिया था। जैसे औरंगजेब साहब ने कहा है कि हमारा डीएनए चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल, हमारा करप्शन का डीएनए चेंज करने की जरूरत है। करप्शन हमारे खून में शामिल हो चुकी है, लोग इसको बुरे ही नहीं मनाते। तो हमें इनका बाइकाट करना है, इन करप्ट अफसरों का। देखो आवाम की बदइतमादी की ये हालत है, जब तक वो पैसे नहीं दे उनको यकीन ही नहीं आता कि उनका काम हो जाए। और कामचोर अफसर जो है, रिश्वतखोर अफसर जो है, पैसे के बगैर काम करते नहीं। तो जब आप करप्शन को खत्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगी? ये तो एक दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। आप बड़े मारते रहें और लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रहें, ऐसा हो नहीं सकता। यानी डीएनए चेंज करने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके हवाले से उन्होंने कोई हिकमत अमली नहीं दी। डॉक्टर साहब की जानिब जाऊंगा। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, आप भी ब्रेक से पहले नॉन फाइलर एंड फाइलर की तकसीम के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो हमने इस बजट में ये भी देखा मौजूदा वज़ीर ख़जाना जो है वो जब से वजारत में है वो तब से कहते हैं मुझे नॉन फाइलर एंड फाइलर की समझ नहीं आती। ठीक है, हम इसको ख़त्म करेंगे और फिर इसमें अहल और नाअहल वाली बात करेंगे, लेकिन इस हवाले से भी उन्होंने कोई फार्मूला नहीं दिया। अभी बजट में नॉन फाइलर्स के हवाले से बहुत सारी जो तजावीज़ रखी गई हैं वो आप समझते हैं कि मौसर हैं या बहुत ज़्यादा शिद्दत दिखाई गई है? अच्छा, गुजारिश ऐसी सी है कि मैं इस मामले को इससे आगे लेके चलना चाहता हूँ कि जो हमारे झगड़े हैं ये अज़ली झगड़े हैं। अच्छा, आपका CNIC आपका डॉक्यूमेंट है जो इस वक्त, जब पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्टर है IT प्रोडक्ट्स का, जब आपका फॉर्मर चेयरमैन नादरा चीफ टेक्नोलॉजी अफसर वर्ल्ड बैंक के बन गए, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हम अपनी E-गवर्नेंस की तरफ जाए और जो हमारा CNIC है वो बगैर कोई इस्तेमाल करे या ना करे वो फाइलर ही है। अच्छा, इसमें इस बहस को साइड पे रखते हुए हमने देखना यह है कि हम लोग आमदनी के नए ज़राए कहाँ से पैदा कर सकते हैं और नॉन कन्वेंशनल वेज में हम अपने किसान की और आवाम की प्रोडक्टिविटी कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसमें जो किसान की जहाँ तक बात आती है तो हमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पे
ड्रोन टेक्नोलॉजीज पे, सैटेलाइट इमेजिंग पे जाना ही है। जहां ये एक्सपेरिमेंट्स हुए वहां पे सिंध में और पंजाब में किसानों की आमदनी 40 से 70% बढ़ गई है। इसकी अवेयरनेस में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। इसी तरह जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को अच्छी बात यह है कि हुकूमत ने पॉलिसी जो है उसकी 2-3 हफ्ते पहले अप्रूव कर दी है, तो ये एक नया एग्रीकल्चर में इनकलाब आने जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास अगर कोई चीज़ सरप्लस है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। ये ह्यूमन रिसोर्स जब बाहर गया तो वहाँ से हमें फॉरेन रेमिटेंसेस आना शुरू हुई और बड़ी तादाद में आना शुरू हुई। हमने देखना ये है कि पाकिस्तान में जब रोज़गार के हालात बेहतर होंगे, बिल्कुल हो, लेकिन वसी तादाद में जो नॉन ट्रेडिशनल मुल्क है वहाँ पे हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स को एंगेज करना है। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर पूरी दुनिया से ह्यूमन रिसोर्स काम करने जा रहा है, चाहे वो यूरोपियन है, चाहे वो अमरीकी है, चाहे वो चाइनीज़ है, चाहे वो टर्किश है या वो इंडियन है। जब सब ये लोग वहाँ पे काम करने जा रहे हैं तो मेरे पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सऊदीया, मिडिल ईस्ट और अमेरिका को छोड़ के अफ्रीका में भी अपने दफातर खोलें। यहाँ पर पाकिस्तानियों की वही तनख्वाहें हैं जो कि यूरोप में है। आपको अच्छी तनख्वाहों में अपने ह्यूमन रिसोर्स पे, यहाँ पे ना हमें एंट्री, बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे वीज़ा ही नहीं चाहिए, एंट्री ऑन अराइवल है। तो इस तरफ फोकस करें जहाँ से हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है। दूसरा, जो मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप पंजाब में यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, आरफा करीम टावर से लेके और ज़राअत के अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको लेके अफ्रीका का रुख करें। यकीन मानिए अफ्रीका में 52 पंजाब जैसे सूबों की गुंजाइश है जहाँ पे हम अपना ह्यूमन रिसोर्स, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी ज़राअत, अपना ट्रैक्टर वहाँ पे जाके रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं और दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए फूड सिक्योरिटी को कवर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ज़राअत के हवाले से बात की है, मैं आपके सामने ज़राअत के हवाले से और किसान तंजीमों के हवाले से भी एक सवाल रखूंगा क्योंकि बहुत सारे सवालात उठे हैं। लेकिन सजातरीन साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सर फरमाइएगा, वज़ीर आज़म साहब ने भी गरीब अवाम का शुक्रिया अदा कर दिया और उन्होंने कहा जी कि पिछले 1.25 साल से जो है गरीब अवाम चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। जैसा बुस्तान साहब ने कहा कि कुर्बानी तो अवाम की हुई है, लेकिन उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी इस बात को माना कि अवाम ने कुर्बानी दी है और देती रही है। और फिर इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो तालीम का बजट भी कम किया गया, सेहत का बजट भी कम किया गया, जो डायरेक्टली अवाम के लिए है। आप क्या समझते हैं कि ये बजट कम करने से आप नौजवानों को क्या दे रहे हैं, या आप अपनी आवाम को जो बुनियादी उनकी ज़रूरत है वो दे पाएँ? देखिए, पहले तो मैं आपको अर्ज़ करूँ, जो डॉक्टर साहब ने ये बात की ना कि अफ्रीका में जाके वहाँ मतलब दुनिया का कोई मुल्क जो है इस तरह तरक्की नहीं कर सकते, ये एक हिस्सा हो सकता है जुज़वी तौर पर ना। मुल्क दुनिया में मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क की ऐसी कोई मिसाल हो, चाइना भी, दीगर जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं कि उन्होंने लेबर बाहर भेज के कोई इस तरह का पैसा तो कमा लिया होगा, लेकिन तरक्की नहीं हम कर सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि देखें, बात ये होना ये चाहिए, ये बड़ा हमारे जो लोग हैं नारा लगाते हैं इस्लामी मुल्क है, फलाना मुल्क है हमारा, होना तो चाहिए, ये चाहिए कि इस मुल्क में कोई वो आदमी उस बीमारी से ना मरे जिसकी दवाई मौजूद है, कोई वो खातून ज़चकी के दौरान उस वजह से ना मरे जो उसको सेहत की सहूलतें फराहम की जा सकती हैं, कोई गरीब आदमी इस बात पे ना मरे कि उसको मेडिसिन नहीं मिली। होना तो ये चाहिए ना। लेकिन यहाँ क्या है कि वजीर आज़म की जो डिस्पेंसरी है उसमें तो इजाफा कर दिया गया है और जो आम आदमी, गरीब आदमी जो है उसकी सेहत पर कट मार दिया गया। इससे पहले ही सरकारी अस्पताल में लोगों के टेस्ट नहीं हो रहे थे, लोगों को कोई दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। देखें, फिर दूसरी बात, यहाँ बात हुई ब्लैक इकानमी को ख़त्म करने की। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में कभी नहीं हो सकती। क्यों? उसकी वजह यह है कि ब्लैक इकानमी का हुजम असल इकानमी से बहुत ज़्यादा है। अगर आप ब्लैक इकानमी को हटाएंगे तो असल इकानमी गिर जाएगी, इस मुल्क की इकानमी गिर जाएगी। ये नहीं हो सकता, आप किसी को भी लें, क्योंकि ब्लैक इकानमी का हुजम इन लोगों ने इतना बड़ा कर दिया है कि असल इकानमी उसके सामने अब कुछ नहीं रही। उसमें 2 नंबर पैसा है और मंशियात का पैसा है। और डिटेल पे अगर बात करेंगे ब्लैक इकानमी पे तो किसी दिन मैं वो आपको सारा जो चीज़ें बता दूंगा। बात ये है कि जो करने वाली चीज़ थी, जो हुकूमत का साइज कट करना चाहिए था, जो कहा गया था वो नहीं किया गया, जो डिपार्टमेंट कहे गए थे वो तो सर जब हुकूमत इक़्तिदार में भी आई थी तब भी उन्होंने कहा था। एक बात सुने, जुल्म क्या हो रहा है, गरीब आदमी के लिए नौकरियों पर बैन है जी। IMF ने कहा है नौकरियां न दें,
आप सेनेट में देखें कि चेयरमैन सेनेट ने कितने लोगों को अपने पास 3-3 साल के मुआहदों पर नौकरियों पर रखा हुआ है, जिसकी तनख्वाह 2 लाख से 2.5 लाख रुपए है। आप ये हमारे जो चेयरमैन साहब मुल्तानी मखदूम साहब हैं, इनके टर्नओवर की आप बात कर लें। आप ये देखें कि कितने लोगों को उन्होंने आने के बाद रखा है 2-2, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह पे, जो उनके पसंदीदा लोग हैं। आम आदमी को कहा जाता है नौकरी पर IMF ने कहा है पाबंदी लगा दें। भाई अगर नौकरी आपने नहीं देनी तो फिर ये यूनिवर्सिटियों से हर साल जो हजारों बच्चे निकल रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? सारे तो बाहर नहीं जा सकते ना, हर बंदे के पास तो इतने वसाइल नहीं है। तो मुल्क के अंदर इनको कोई ऐसी पॉलिसी देनी चाहिए थी, कोई ऐसा प्रोग्राम देना चाहिए था। बदकिस्मती क्या है? अब बदकिस्मती ये है, एक जुमला कहना, बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पिछले को 20-25 साल से जो हुकूमतें आ रही हैं, उनके पास अपना वजीर ख़जाना ही नहीं होता। ये वजीर ख़जाना बाहर से आते हैं, जब हुकूमत ख़त्म होगी, टाइम पूरा होगा, बैग उठा। अच्छा, यानी आप भी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ये वजीर ख़जाना भी IMF की तरफ से आते हैं। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, मजीद इस हवाले से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पोस्ट बजट के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। मलिक बुस्तान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सर, जिस तरह से ब्रेक से पहले सजाद तरीन साहब ने यह भी कह दिया कि जो वज़ीर ख़जाना है हमारे मुल्क के, वो कभी अपने हुए ही नहीं, वो हमेशा बाहर से आते हैं और अपना जो पूरा एक दौर इक़्तिदार होता है उसको मुकम्मल करते हैं और फिर अपना बैग उठा के चल देते हैं। तो इनडायरेक्टली IMF का इशारा है, और मुआशी जो हल्का है वो भी कहता है कि बजट जी IMF के दबाव का शिकार है। सर, आपसे मेरा ये सवाल है कि वज़ीर ख़जाना ने ये कहा कि हम कर्ज़ लेकर सब कुछ कर रहे हैं, और फिर उसके साथ उन्होंने कहा कि माली गुंजाइश के मुताबिक जितना रिलीफ दे सकते थे हमने दिया, हमने माना कि उन्होंने रिलीफ दिया। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा जी कि ये जो कर्ज़ है अब हम नहीं लेंगे। क्या आपको लगता है कि अब हम नहीं लेंगे? मेरा आपसे सवाल है। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि अगर हम कर्ज़ लेंगे तो फिर हम अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। अगर ये फ़लसफ़ा मलिक बुस्तान साहब आपको समझ आता है तो आप हमें भी समझा दीजिए। देखो जी, बात तो सारी गैरत की है ना, खुद ही की है। खुद ही आ जाएगी तो सारे काम हो जाते हैं। तो खुद ही पैदा करते हैं जब आदमी, तो अल्लाह ताला भी कहते हैं ना, आपसे पूछते हैं कि तेरी रजा क्या है। रामत इकबाल साहब को शेर आपको पता है जी। खुदी को कर बुलंद इतना खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। ऐसी तरह कोई शेर है, मुझे पूरा तो याद नहीं, लेकिन है उसका मतलब लब्बे लबाब ये कि आप पहले अपने ऊपर वो ताकत खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगर कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वेलकम करते हैं। पूरी कौम भी ये है कि हम अपने पाँव में खड़ा होने के लिए हमें देखो, हमारे मैं बार बार एक सवाल को रिपीट करना पड़ता है। वो मुल्क भिखारी वो जिसके पास वसाइल ना हो। वसाइल की तो अल्लाह ताला ने सूरत रहमान फबिया रब्बे कुमार, कौन सी नेमतें हैं जो हमारे पास नहीं है? आप बताएं ना, कौन सा मादनियात आपके पास नहीं है, कौन सा मौसम नहीं है, कौन सी एग्रीकल्चर की मौसम है। और नए सबसे बड़ा निज़ाम है आपका 220 मिलियन एकड़ का रकबा काबिल काश्त है, सिर्फ 20 मिलियन आप कर पा रहे हैं। तो जैसे अभी ने कहा जी अफ्रीका में इतनी बड़ी डिमांड है, लेकिन डिमांड हमारे पाकिस्तान में थोड़ी है भाई। हमारी ज़राअत इतनी है, और जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी की बता रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरी तरक्की के लिए आपको मशीनरी लानी होगी। रवायती जो है चीज़ें ख़त्म करेंगे, आपकी वसाइल की कमी नहीं है, वसाइल को इस्तेमाल करने की कमी है। जिस मुल्क के 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं, उनको किस चीज़ का $8 अरब हर महीने तनख्वाह लेते हैं। बच्चे 3 से 4 अरब हो जाए, वो $8 अरब पाकिस्तान में भेजे तो आपको तो $100 अरब महीने का सरप्लस हो जाता है। तो आपको तो कहीं से कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हिम्मत पैदा करें और मिसाल पैदा करें। अपना खर्चे आप कम नहीं करते, अपने खर्चे आप बढ़ाई जा रहे हैं, और लोगों को आप सबक दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं कि आप लोग कुर्बानी दें। भाई कुर्बानी तो अवाम ने दे दी, आप भी तो कुर्बानी करें ना। ईद की कुर्बानी है, आपने तो अपने देखो ना। अच्छा बुस्तान साहब सारी चीज़ें तो मौजूद हैं। कौन सी कुर्बानी आपने दी है? सारी चीज़ें, सारी नेमतें तो मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह सजाद तरीन साहब कह रहे थे पॉलिसी कहीं नहीं है, तो शायद पॉलिसी नहीं है। लेकिन सर ये फरमाइए, मैंने आपके सामने एक और सवाल भी रखा कि वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि अगर हम कर्ज लेंगे तो हम अपनी शराइत के मुताबिक लेंगे। तो ये कैसा फ़लसफ़ा है कि अगर मैं आपके पास कर्ज लेने जाता हूँ, मलिक बुस्तान साहब मुझे पैसे चाहिए, और फिर उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि नहीं मुझे इन शर्तों पे आपसे पैसे चाहिए, जाए मैं आपसे पैसे नहीं लेता, क्या ऐसा मुमकिन है? देखो, उससे मुराद दोबारा वही होती है कि आप इतना दम खम है आया, आप इतने जब जाएंगे, अभी तो आपके रिजर्व भी वो भी मांगे तांगे अपने नहीं है। अभी तो आपको इस तरह मैं समझता हूँ इतनी तड़ियाँ आप नहीं लगा सकते। आपको जब तक रिजर्व बिल्ड नहीं कर लेते, आपके रिजर्व $25 अरब तक नहीं जाते, तो $6 अरब तो आपको दूसरों के लेके बैठे हुए हैं ना, रोल ओवर के लिए। तो आपको रिजर्व अपने बिल्ड करने हैं, और ओवरसीज से हो सकते हैं, और कोई वजह नहीं है, ज़राअत से हो सकते हैं,
देखो नौकरियां आप गवर्नमेंट नहीं देती, गवर्नमेंट के पास प्लस 20 लाख बंदा पड़ा हुआ अभी भी, जो कि कोई काम नहीं करता। ताजरों ने कहा है फाइनेंस मिनिस्टर से, भाई आप एफबीआर को खत्म करें, हमसे दुगना टैक्स ले लें। तो इतने तंग है इन लोगों से। इनको अगर घर बिठा दिया जाए तो उससे ज्यादा लोग टैक्स देने को तैयार है। इनकी क्योंकि इनकी जो बी बुक है वो कभी फिल ही नहीं होती, इनको इनके लिए जो अलग जेब आपको रखनी पड़ती है। तो जितने भी ताजर हैं उन्होंने दो दो बुकें रखी हुई है, 1 बुक अलग रखी है, 2 बुक अलग रखी हुई है। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं खत्म करते भाई? उसकी वजह यही है, तो उनके इनके मौजे जो लगी हुई हैं, खांचे इनके सारे बंद हो जाएंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स लेने का मतलब है डायरेक्ट टैक्स लें, जैसे इन्होंने अभी कहा है एनटीएम बना दें, शनाख्ती कार्ड है आपका, है हर बंदे का है, हर बच्चे का अब तो बन रहा है स्मार्ट कार्ड। तो आप उनको टैक्स पेयर बनाएं और उनको बोले जी जो भी 18 साल से उम्र है वो टैक्स, चाहे टैक्स दे नहीं दे, ये एनटीएम नंबर इसके मुताबिक अपने जमा तफरीक करे। तो कौन सा मुश्किल काम है? पूरे लोग अमेरिका में है, मैं आपको बताऊं कम लोगों को इसका पता है कि वहां पे अगर चोरी करते हैं ना, चोरी डाका डालते हैं, तो वो कहते हैं इस पे भी आपने टैक्स देना है, चोरी और डाकी की सजा आपको अलग मिलेगी। वो तो आपको बिल्कुल छोड़ते ही नहीं है। जितनी आमदनी आप जाहिर करें जी मैंने मेरे पास इस वक्त इतनी आमदनी है, इतने एसेट है, ये नॉन फाइलर खुद बंद हो जाए। नॉन फाइलर का अगर आपने गलत बना है तो आपको ये इसको खत्म करना होगा। आप एक तरफ कहते हैं कि इतना जुर्माना दें, इतना टैक्स, डबल सही टैक्स दें, टैक्सेशन के निज़ाम में भी बेहतरी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर तौसीफ साहब सर फरमाइएगा, आपने किसानों के हवाले भी बातें की और अफ्रीका वाला जो आपका मशवरा है वो तो हमारे दोनों मेहमानों ने दोहरा दिया। सर फरमाइए कि किसान तंजीमें भी ये कहती हुई नज़र आती हैं कि ये बजट जो है हमारे लिए बड़ा बेसमर है। अगर हम अपने गंदम की पैदावार को देखें, गन्ने की पैदावार को देखें, कपास की पैदावार को देखें, हमारी पूरी की पूरी ज़राअत जो है, हालांकि हम ज़रई मुल्क थे, और वो डाउन होती चली जा रही हैं। सनत वाली तरफ को जाके देखें तो वो भी डाउन होती चली जा रही हैं। तो बेहतरी कैसे मुमकिन? बेहतरी उसी सूरत में मुमकिन है, बोस्तान साहब ने इकबाल साहब का शेर अर्ज़ किया, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। जब भी हम हुकूमत की तरफ उंगलियां उठाएंगे, एक उंगली उठाएंगे तो 4 उंगलियां हमारी अपनी तरफ उठाएंगी। हर शख्स सच्ची बात पूछे तो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। बजट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम कहते हैं सरकार ने सही नहीं किया। मुझे ये बताएं कितने लोग हैं जो एग्रीकल्चर दिल से कर रहे हैं? जो लोग दिल से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जिन्होंने इसका हक अदा किया, तो हमने देखा कि पंजाब में उन्होंने पोल्ट्री में नाम पैदा किया, उन्होंने डेयरी में नाम पैदा किया, उन्होंने शुगर केन में नाम पैदा किया। एग्रीकल्चर जेन्युइन बैक टू फैशन आ रहा है, हमने उसका हक अदा करना है। काफ़ी सारा रिवाज ये है कि बच्चे जो एग्रीकल्चर वाले भी है कि वो कहते हैं जी अपने बच्चों को आईटी में डाल दें। अब वो 4 साल की तालीम ऑब्सोलीट हो चुकी है। इस चीज़ को हमें मान लेना चाहिए कि एआई आ चुका हुआ है, हमें इस चीज़ से निकलना है। जो ऑब्सोलीट प्रैक्टिस करेंगे तो उसका नेट इम्पैक्ट वही आ गया जो अभी हमें आ रहा है। अगर कोई किसान सुबह उठ के जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, एआई के साथ अपनी फसल की तरफ बेहतरी का इरादा करता है तो उसका फर्टिलाइज़र भी कम खर्च होता है, उसका पानी भी कम खर्च होता है, उसका पेस्टिसाइड भी कम खर्च होता है। उसको अपनी जो टमाटर उठा के एट ए टाइम जब आप मंडी पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको सही कीमत नहीं मिलती, उससे भी जान छूट जाती है। आपको पता है कि आपने पीरियोडिकली जो टमाटर कब निकालना है, इस मंडी को आप जो स्टॉक एक्सचेंज की शक्ल में लेके आइए। आपको पता है कि टमाटर कब मंडी में आना है, कोल्ड स्टोर बनाए। 65% आपका फार्म टू फोक हार्वेस्ट लॉस है। ये कहाँ का इंसाफ है? ना ही इसमें सारे कसूरवार बराबर के हैं, हुकूमत भी, सब्जी मंडी भी और किसान भी। कोई भी अपनी जिम्मेदारी से इसमें मफर नहीं है। जब अल्लाह की नेमतें आपको दी हैं तो आपने नेमतों का हिसाब भी देना है कि आपने उसे ऑप्टिमल यूटिलाइज करना है। यानी हमें जब अगर तरक्की की हम बात करते हैं तो हम सिर्फ हुकूमत को निशाना बना के मुबर्रा नहीं हो सकते, बल्कि हम सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का इदराक होना चाहिए। सजाद तरीन साहब भी, क्योंकि वक्त में बस कम रह चुका है, आपका भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ। आपने पॉलिसी के हवाले से बात की, ये पॉलिसी कोई नहीं है। कौन सी पॉलिसी देखते हैं कि इस मुल्क के लिए, क्योंकि आपने एक उम्र में कई हुकूमतें देखी हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, मिड टर्म पॉलिसी, शॉर्ट टर्म पॉलिसी, अमल दरामद किस तरह मुमकिन होगा वो हमने कभी नहीं देखा। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये जो मलक बोस्तान साहब ने भी बात की ना एफबीआर ख़त्म करने की, ये मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। एफबीआर के 20 से ज़्यादा अफसरान को मैं ये जानता हूँ, जो पीडीएम की जब हुकूमत आई थी, निगरान हुकूमत और ये वाली हुकूमत, इस दौरान वो अरबपति बन गए, खरबपति बन गए। मैं उनको जानता हूँ, उनकी जायदादें कहाँ हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। उनकी जब से वो भर्ती हैं उस वक्त से उनकी तनख्वाहें मराहत देखें, और जो कुछ उनके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीसें और उनके जो मुल्क से बाहर कारोबार हैं उसको आप देखें,
तो आपको समझ आ जाएगी ये कि कहाँ से लिए पैसे पूरे नहीं हो सकते। वो सारे ये इसमें कोई शक नहीं कि ये FBR अगर ख़त्म कर दिया जाए तो बहुत बेहतरी हो जाएगी। एक बात, दूसरी बोर्ड बात ऑफ यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं खत्म करें। पहले यहाँ बात की गई जी सर, पोल्ट्री, आखिरी जुमला। पोल्ट्री और शुगर इंडस्ट्री की। पोल्ट्री और शुगर में कौन सा गरीब आया है? पंजाब में सारी हुक्मरानों के शुगर मिले हैं, सिंध में उस सर तरफ के सजाद हुक्मरान तरीन मिले साहब, हैं। माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया सर। कल आपको फिर इंशाल्लाह हम दोबारा से ज़हमत देंगे और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला इसी हवाले से जारी रखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।